हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 13 करेंगे, जहां पे हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के बाद हम उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ एक एप्लीकेशंस यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। बच्चों, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ रही है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, तो आपकी एनसीईआरटी इसके बारे में दो बातें बोलती है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलती है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड। तो बेटा वो वाला टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसी के सॉलिड का वेपर प्रेशर जब दोनों सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? आप उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि मान लो लिक्विड का वेपर प्रेशर आपके पास रूम टेम्परेचर पे कितना होता है? मान लेते हैं 0.5 एटीएम मान लेते हैं। और सॉलिड का वेपर प्रेशर कितना है बेटा? 0.1 एटीएम है। तो जब बेटा ये 0.5 जो है लिक्विड का 0.1 बन जाएगा, तो उस पॉइंट पे क्या होगा? ये जो लिक्विड होगा और उसी का सॉलिड, दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा कि नहीं? तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा आप क्या चेक करेंगे? टेम्परेचर चेक करेंगे, और वही क्या होगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। देखो, इसको मैं यहाँ पे डिपिक्ट भी करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोलता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में? दूसरा पॉइंट बोलता है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड इट सॉलिड बोथ आर एट इक्विलिब्रियम। तो ये क्या बोलता है कि वो वाला टेम्परेचर जहां पे लिक्विड और उसी का सॉलिड दोनों क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। देखो, जब लिक्विड से सॉलिड को जाता है तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? फ्रीजिंग हो रही है। और जब सॉलिड से लिक्विड को जाते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग हो रही है। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी। देखो, ये वाला जो पॉइंट है, कैसे हम फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेटा सुनना, ये हमारे पास क्या है? वाटर है इन इट्स लिक्विड स्टेट, और यहाँ पे मेरे पास वाटर है इन इट्स सॉलिड स्टेट, मतलब उसकी आइस है। अब देखो, लिक्विड में तो आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? कम होते हैं, लेकिन सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल काफी क्लोज होते हैं। अब देखो बेटा, जब पार्टिकल दूर है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो लिक्विड से वेपर में काफी इजीली बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिक्विड स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो मैं क्या मान के चलता हूँ कि जो वाटर रूम टेम्परेचर पे, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस पे, आपका वेपर प्रेशर कितना होगा? 0.5 एटीएम होगा। तो वहीं पे अगर मैं आइस की बात करता हूँ, देखो इसी लिक्विड की मैं सॉलिड की भी बात करता हूँ, अगर मैं आइस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो है आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो वेपर और नहीं बनेंगे और वेपर प्रेशर भी नहीं बनाएंगे। तो वेपर प्रेशर ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वेपर प्रेशर होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो अगर मैं वाटर की बात करता हूँ रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, मैं इसको कितना मान के चलता हूँ? 0.5 एटीएम। और वहीं पे मैं इसी लिक्विड का जो सॉलिड है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसका वेपर प्रेशर मैं कितना मान के चल रहा हूँ? 0.1 एटीएम में मान के चल रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है बेटा? अगर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर और इस आइस का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को मैं क्या बोलूंगा? फ्रीजिंग पॉइंट बोलूंगा। तो क्योंकि मैंने आपको पहली पॉइंट में बताया था, तो हमने क्या करना है बेटा? अगर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज करना है तो मुझे क्या करना है? इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना है बच्चों। तो मैंने क्या किया? मैंने जब टेम्परेचर 25 डिग्री पे था तो वेपर प्रेशर मेरे पास कितना था? 0.5 एटीएम था। तो अब मैंने क्या करना है? टेम्परेचर कम करना है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के कम करने से क्या हो जाता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और जो लिक्विड है वो अपने वेपर स्टेट में नहीं जाता, जिसकी वजह से वेपर का प्रेशर भी कम हो जाता है। तो मैंने क्या देखा? 25 डिग्री में अगर 0.5 एटीएम था, तो 15 डिग्री पे मेरे पास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मान लेते हैं 0.4 एटीएम हो रहा है। अच्छा, जब आपने और ज्यादा टेम्परेचर कम कर दिया, क्योंकि चीजों को जब फ्रीज करना है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो फ्रीज तो करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर मेरे पास कम हो जाएगा, तो 5 डिग्री हो जाएगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास वेपर प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? कम आएगा, और वो कितना आएगा? 0.3 एटीएम मैं कंसीडर कर लेता हूँ। और बेटा सुनना, जैसे ही मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे इस लिक्विड को चेक किया, अब इसके अंदर का वेपर प्रेशर कितना आया बेटा? 0.1 एटीएम। लेकिन एक मिनट, ये 0.1 एटीएम तो वही है ना जो इसके सॉलिड स्टेट में हुआ करता था। तो बस ये वो पॉइंट आ गया। इस टेम्परेचर को क्या बोल देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोल देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर और बेटा जो उसका सॉलिड है उसका वेपर प्रेशर सेम हो गया। तो इसका जो टेम्परेचर हम मान के चलते हैं उसको हम क्या मान के चलते हैं? उसका फ्रीजिंग पॉइंट मान के चलते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा किसी भी सॉल्वेंट का, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी नॉट एफ से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस ये वही पॉइंट था कि जब आपका कोई लिक्विड और उसी का सॉलिड, इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर
टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो अगली बात हमको जो चेक करनी है वो इसका ग्राफ चेक करना है। देखो बेटा ग्राफ में क्या है, देखो जब मेरे पास टेम्परेचर कितना था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग कितने में की थी, 25 डिग्री सेल्सियस पे की थी। तो जब मेरा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर था वो कितना था बेटा, मेरे पास 0.5 एटीएम था। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ पे 0.5 है, और मेरे पास टेम्परेचर कितना है बेटा, टेम्परेचर मेरे पास 25 डिग्री है। तो मैं ये भी लिख लेता हूँ 25 डिग्री है। तो अब सुनना, यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, इस पॉइंट में मेरे पास क्या है, सॉलिड है। इस पॉइंट में मेरे पास क्या है, सॉरी लिक्विड है। तो ये मेरे पास प्योरली क्या है, सॉल्वेंट है, और ये मेरे पास सॉल्वेंट है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं सॉल्वेंट को जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं, मैं राइट से लेफ्ट की तरफ को मूव करूंगा, तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर मेरे पास डिक्रीज हो रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा बेटा, वेपर प्रेशर को डिक्रीज करूंगा। तो आप ये चेक भी कर सकते हैं, ये जो वेपर प्रेशर है वो देखो मेरे पास डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा एक पॉइंट आएगा बेटा जब मेरे पास इस पॉइंट में वो क्या होगा, देखो इससे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास होगा लिक्विड स्टेट होगा सॉल्वेंट की। मैं क्या लिखूंगा इसको, लिक्विड, लिक्विड ऑफ किसका बेटा, सॉल्वेंट का। और जब बेटा, जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर एकदम से शार्प डिक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर मेरे पास क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। तो मैं इसको थिक पेन से लिख देता हूं, देखो वेपर प्रेशर मेरे पास शार्प डिक्रीज करेगा। तो ये वाला मेरे पास डिक्रीज जो था वो कम था, लेकिन ये वाला शार्प डिक्रीज था। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड होता है उसका वेपर प्रेशर एकदम से डिक्रीज कर जाता है काफी ज्यादा। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, सॉलिड है, किसका बेटा, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मेरे पास ये जो है वो सॉलिड है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो ये वाला पॉइंट है, जब बेटा सॉलिड का वेपर प्रेशर और उसी के लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, तो सुनना ये वाला पॉइंट जो है इसमें क्या होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम हो गया कि नहीं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास टेम्परेचर होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, उसी टेम्परेचर को आप क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोल देंगे उस सॉल्वेंट का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टी नॉट एफ। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी कि जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी उसको हमने यहाँ भी समझा, उसको हमने यहाँ भी समझा, और उसी को मैंने यहाँ पे ग्राफ में भी एक्सप्लेन कर दिया। तो मैंने क्या बोला था, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो बेटा सुनना, इधर इस पॉइंट में क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ उसका सॉल्वेंट सेम हो गया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा टेम्परेचर था उसको मैंने क्या बोल दिया, फ्रीजिंग पॉइंट बोल दिया। तो आई होप फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब हमने जो देखना है वो है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमको क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट चेक करना है कब, जब उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया होगा। तो इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट लिया है। प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन वो थोड़े से दूर दूर है। लेकिन जब आप उनको क्लोज लेकर आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और वो क्लोज आ जाएंगे। तो उस पॉइंट में क्या बोलूंगा कि जो लिक्विड है वो किस में एग्जिस्ट हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इस पॉइंट को ध्यान रखना, समझ में आ गई बात। अब देखो, अब हमने क्या किया, इसी सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मैंने ऐड किया तो वो पेपर नहीं बनाएगा। और वो मैंने कौन से कलर के डाले, मैंने वो मान लो पिंक कलर के डाले। तो मैंने ऊपर से क्या डाल दिया, मैंने वहां पे डाल दिया सॉल्यूट, मैंने ऐड कर दिया, मैंने कुछ एक सॉल्यूट ऐड किया। तो वो कहाँ पे होगा, वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर भी होगा, लेकिन कुछ एक सरफेस के ऊपर भी होगा। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको। अब देखना बेटा, अब आपके पास ये एक लिक्विड है और आपके पास ये एक लिक्विड है, लेकिन जब वो टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे, जब बेटा टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो वो क्लोज आएंगे तो वो किस में एग्जिस्ट करेंगे, वो आपका सॉलिड में एग्जिस्ट करेंगे और आपका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो क्लोजनेस है, क्लोजनेस वो मेरे पास कम हो जा रही है। और अगर बेटा ये क्लोजनेस कम करेगा तो वो सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करेगा, क्योंकि सॉलिड में तो तभी कन्वर्ट करेगा ना जब वो क्लोज आएगा। लेकिन इनके बीच में अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया है, तो इनके बीच में जब ये आ गया तो इनकी क्लोजनेस को कम करेगा, और इसका जो फ्रीज है या फिर इसकी जो आइस है वो इसको नहीं बनने देगा, क्योंकि आइस तो तभी बनेगा ना जब ये दोनों पार्टिकल काफी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। अब इन्होंने क्या देखा कि यार हम दोनों के क्लोज आने के बीच में ये आपके पास जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो अब इसको अगर क्लोज आने तो इसके पास दो मेथड है। दो मेथड कौन सा है, या तो इसका जो ये पिंक वाला मॉलिक्यूल है जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको रिमूव कर दो, या तो आप क्या कर सकते हो, रिमूवल
ऑफ सॉल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये रिमूव हो जाएगा तब ये दोनों क्लोज आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दूसरा मेथड हमारे पास क्या है बेटा, दूसरा मेथड हमारे पास है कि टेम्परेचर को और ज्यादा डिक्रीज कर दो। तो जब आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देंगे तो ये वाले पार्टिकल और ज्यादा क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे सॉल्यूट हो बीच में चाहे ना हो। तो आपने क्या चेक किया, जो पहले इनके बीच में देखो, जब तक इनके बीच में सॉल्वेंट नहीं था, तो ना मेरी बात को ध्यान से देखो, जब तक इनके बीच में कोई भी सॉल्यूट नहीं था तो ये क्या कर रहे थे, ये 0 डिग्री पे क्या कर जाते थे, 0 डिग्री पे एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते थे। तो ये पहले लिक्विड में एग्जिस्ट करता था, अब ये किस में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन जब बेटा इनके बीच में एक सॉल्वेंट पार्टिकल आ गया, तो सॉल्वेंट पार्टिकल से क्या हुआ, सॉरी सॉल्यूट पार्टिकल आ गया, तो दोनों सॉल्वेंट का क्लोज आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो अब जो है 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री में इनके बीच में क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, एक सॉल्यूट पार्टिकल होगा। तो 0 डिग्री पे तो ये 0 डिग्री पे ये सॉलिड की तरह बिहेव नहीं कर रहे होंगे, तो ये मेरे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, लिक्विड की तरह। लेकिन मुझे अब क्या करना है, 0 डिग्री से भी नीचे करना है टेम्परेचर, तो मैं कितना कर दूंगा, या तो -1 कर दूंगा, -2 कर दूंगा, -3 कर दूंगा। तो उस पॉइंट में क्या हो जाएगा, ये काफी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे और ये अब किसकी तरह एग्जिस्ट करने लगेंगे, सॉलिड की तरह जो है वो एग्जिस्ट करने लगेंगे। तो मेरे पास क्या होता है, जब मेरे पास एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आता है तो इन दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई तो वो अभी भी लिक्विड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे आप फर्दर बेटा टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगी और अब वो जाके किस में एग्जिस्ट करने लगेगा, वो आपका सॉलिड में एग्जिस्ट करने लगेगा। तो मैंने क्या देखा, जो आपका अब फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है वो काफी ज्यादा कम टेम्परेचर पे आ रहा है, कब, जब आपने सॉल्यूट को ऐड किया। बस इसी को आप क्या बोलते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। जब तक हमारे पास प्योर सॉल्वेंट हुआ करता था, जब तक मेरे पास क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज किया, मेरे पास ये लिक्विड जो था, वो लिक्विड जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन जब बेटा मैंने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, अब जो लिक्विड है वो इजीली वो क्लोज नहीं आ रहा है, वो आराम से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं आ रहा है, नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, 0 डिग्री से और नीचे फ्रीज कर दिया इसको, और ज्यादा टेम्परेचर जो है वो कम कर दिया, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा कम हो गई और अब इनके बीच में क्या हो गया, ये सॉलिड की तरह बिहेव करने लग गया। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। की जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पे आ जाया करता था पहले, अब वो 0 डिग्री पे नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं बेटा। Whenever any non-volatile solute is added to the solvent, तो ये क्या बोल रहा है, जब भी कभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, इट्स इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सॉल्वेंट पार्टिकल डिक्रीज। तो ये क्या बोल रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, जैसे ये क्या है बेटा, सॉल्यूट है, इन दोनों के बीच में ये जो सॉल्वेंट है, इनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या कर जाएगा बेटा, वो मेरे पास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब देखो सॉल्वेंट आपका आइस तो तभी बनेगी जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और जब ये क्लोज आएंगे तो ये किस में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड में एग्जिस्ट करेंगे। तो इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, ड्यू टू विच मेल्टिंग टेक प्लेस एट मच लोअर टेम्परेचर। तो जिसकी वजह से देखो ये है और यहाँ पे क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, तो इनके बीच में तो काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो आपने क्या किया बेटा, फर्दर देखो 0 डिग्री पे भी अभी ये क्या एग्जिस्ट कर रहा था बेटा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इनके बीच में क्या है बेटा, सॉल्यूट पार्टिकल है जो कि इनको एक दूसरे के क्लोज नहीं आने दे रहा। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज कर दिया, कितना कर दिया, या तो -1 या तो -2 कर दिया। तो अब ये काफी क्लोज आ गए और किस में एग्जिस्ट किया बेटा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट किया। तो ये आपके पास क्या हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाया करता था सॉल्यूट के होने की वजह से, अब वो 0 डिग्री पे नहीं आ रहा है, या तो -1 पे, -2 पे, -3 पे है। बस इसी जो डिक्रीज इन टेम्परेचर आपके पास होता है, उसी को आप क्या बोलते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो इसको हम अगर ग्राफ की फॉर्म में बनाना चाहे तो हम उसको कैसे बनाएंगे, देखो नॉर्मली सॉल्वेंट के साथ में हमारे पास क्या हुआ करता था, देखो सॉल्वेंट मेरे पास क्या है, ये है। अब देखो सॉल्वेंट मेरे पास ये है, इसका टेम्परेचर कितना मान लेते हैं, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे बेटा इसका जो वेपर प्रेशर था वो कितना आया करता था बेटा, 0.5 एटीएम आया करता था। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ, तो सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर मेरे पास क्या होगा, इससे कम होगा ना, क्योंकि मैंने बताया था जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट के होने की वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है बेटा। और ये मेरे पास जो ब्लू कलर का है वो क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसके अंदर सॉल्वेंट भी है और इसके अंदर सॉल्यूट भी है। बात समझ में आ गई। तो सॉल्वेंट के लिए मैंने क्या किया था बेटा, सबसे पहले जब
जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज किया था वेपर प्रेशर क्या कर रहा था बेटा, डिक्रीज कर रहा था। मेरे पास वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा था और एक टाइम पे जब वो सॉलिड बना था तो वेपर प्रेशर शार्प डिक्रीज कर रहा था। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला जो टेम्परेचर बोला था बेटा, वो मैंने क्या बोला था, उसको मैंने बोला था टी नॉट एफ बोला था। उसको क्या बोला मैंने, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, मैंने क्या बोल दिया था, सॉल्वेंट बोल दिया था। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास है लिक्विड स्टेट और ये मेरे पास कौन सी स्टेट है, ये मेरे पास सॉलिड स्टेट है। अब मैं वही काम अगर सॉल्यूशन के साथ में करता हूं जिसके अंदर मैंने क्या डाल के रखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के रखा है, तो मेरे पास जो वेपर प्रेशर है वो तो डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि मान लो इसका अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मेरे पास 0.5 है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेरे पास कम आएगा, मान लेते हैं 0.3 atm आ जाता है। अब अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉलिड की तरफ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जब कन्वर्जन आएगा तो ये काफी ज्यादा आगे आ जाएगा बच्चों। तो ये मेरे पास जो आएगा, देखो इस पॉइंट में क्या होगा, इस पॉइंट में मेरे पास क्या होगा बेटा, लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम आ जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी प्रेशर होगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर मेरे पास होने वाला है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा टी एफ, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, मैं क्या बोल दूंगा इसको, सॉल्वेंट बोल दूंगा। तो बेटा ये वाला जो गैप मेरे पास है वो वाला, ये वाला जो गैप मेरे पास है उसको मैं क्या बोल दूंगा, डेल्टा पी। डेल्टा पी का क्या मतलब है, डिफरेंस इन देयर वेपर प्रेशर। देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ बेटा, सॉल्यूशन, जो जो बेटा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में वेपर प्रेशर का फर्क होगा उसको मैं डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करूंगा। और जो बेटा इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, डेल्टा एफ बोल दूंगा, डेल्टा एफ बोल दूंगा। और इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा एफ। मेरे पास क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा ग्राफ से जो मैं फॉर्मूला देख पा रहा हूं वो मेरे पास क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस ये, तो मेरे पास आ जाएगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोलता है, ऑन एडिंग इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये बोल रहा है कि जैसे ही आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे इन द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो ये क्या बोल रहा है कि वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जो वेपर प्रेशर पहले 0.5 atm हुआ करता था अब वो कम हो जाएगा, उससे वेपर प्रेशर डिक्रीज एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज। तो ये क्या बोलता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 डिग्री पे आया करता था अब वो उससे भी कम पे आएगा, या तो -1 पे आएगा या -2 पे आएगा। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो यही मेरे पास डिक्रीज हुआ है उसको हमने क्या बोला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो अब हम देखते हैं कि जो डेल्टा टीएफ है दैट इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। तो आपको चेक करना है बेटा, एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक सॉल्वेंट के अंदर जैसे जैसे मैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर मोल ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करता जाऊंगा, इसका वेपर प्रेशर मेरे पास क्या करने वाला है, डिक्रीज करने वाला है। तो जैसे देखो बेटा अभी तो वेपर प्रेशर के बीच में इतना डिफरेंस है तो हमारे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। लेकिन अगर वेपर प्रेशर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ के बीच में भी काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो उसका क्या मतलब है, जो डेल्टा टीएफ है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो मैं लिख देता हूँ बेटा, मेरे पास जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पे ये चीज जो है वो डिपेंड करता है। और जो नंबर ऑफ सॉल्यूट के बारे में जो हमको जो कंसंट्रेशन टर्म बताती है वो है आपकी मोलैलिटी। तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात हमारे पास क्या है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के एफ आ जाएगा, और इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगी भाई, मोलैलिटी आ जाएगी। तो जहाँ पे के एफ क्या होता है बेटा, के एफ हमारे पास जो होता है, के एफ हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट होता है। ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसका कांस्टेंट है। अब इसके दो तीन नाम होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ बस। अब देखो सबसे पहले हमारे पास एम क्या होता है बेटा, एम हमारे पास होता है मोलैलिटी। और जहाँ पे के एफ क्या क्या होता है, आओ चेक करते हैं जरा। केएफ को हम क्या क्या बोलते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट भी बोलते हैं, या फिर बेटा एक जर्मन शब्द होता है क्रायोस्कोपी कांस्टेंट, इसको हम क्रायोस्कोपी कांस्टेंट भी बोलते हैं, या फिर बेटा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो कभी भी अगर ये दो तीन चीजें आती है तो उसका मतलब क्या होता है, केएफ ही होता है। तो इसकी अभी देखते हैं जरा क्या क्या मतलब होता है के। अभी हम कांस्टेंट के बारे में जो है अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फर्दर अगर मैं इसको लिखता हूं तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन किस में, अगर वो केजी में है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है
केजी में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। अगर डेल्टा टीएफ को मैं फर्दर लिखूं, मोलैलिटी का फॉर्मूला मैं फर्दर चेक करूं, तो मोल क्या होता है भाई? मोल होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर कितना आ जाएगा? 1000। कब? जब ये ग्राम्स में होगा। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर बेटा कभी भी आपको फ्रीजिंग पॉइंट, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे के रखा है और आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकालने को बोला है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर निकालने को बोला है, तो आप क्या करेंगे? देखो सारी वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास को इधर पुट कर देंगे और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ये आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये था, ठीक है। अब जो है मैं फॉर्मूला जो है उसको कंक्लूड कर देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? ये हमारे पास होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है हमारे पास टी नॉट एफ माइनस टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये बात समझ में आ गई। अब देखो सॉल्वेंट अगर मेरे पास बेटा वाटर है, अगर मेरे पास सॉल्वेंट वाटर है, तो उसके लिए टी नॉट एफ कितना होगा बेटा? टी नॉट एफ जो मेरे पास होगा वो मेरे पास कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ये बात समझ में आ गई। और अगर मैं केल्विन में बात करता हूँ तो 273 केल्विन ये मेरे पास होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि जो डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी के एफ इंटू मोलैलिटी। बाकी बेटा अगर आपने कंसंट्रेशन टर्म अच्छे से पढ़ी है, आपको मोलैलिटी निकालनी आती है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसका काफी अच्छे से आंसर निकाल सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मतलब के एफ की बात करने वाले हम। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के और नाम हमने क्या बोले थे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट बोला था, या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोला था। लेकिन हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्योंकि एक मॉडर्न सा शब्द है। ये एक्चुअल में एक जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द का, जर्मनी में क्रायोस्कोपी का क्या मतलब है? किसी भी चीज को डिक्रीज करना। तो हमारे पास ये होता है क्रायोस्कोपी कांस्टेंट। तो बेटा क्रायोस्कोपी कांस्टेंट को हमको डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम उसको कर लेते हैं, फिर हम उसको डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है बेटा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा के एफ इंटू मोलैलिटी आएगी। अब मान लेते हैं बेटा अगर आपकी मोलैलिटी कितनी हो जाए? 1 मोलल हो जाए। तो अगर मैं बोलूं इफ मोलैलिटी, मोलैलिटी मेरे पास कितनी आ जाए? 1 मोलल आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है? मोलैलिटी 1 मोलल का क्या मतलब है? यहाँ पे 1 पुट होगा, तो डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा बेटा? ये भी, ये मेरे पास के एफ के बराबर आ जाएगा। अब देखना इसका क्या मतलब है बेटा। देखो के एफ क्या होता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कब बेटा? जब मोलैलिटी कितनी होती है? 1 मोलल होती है। तो 1 मोलल में क्या होता है? जो के एफ होता है वो भी क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कांस्टेंट के बराबर होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होता है। तो ये क्या बोलता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी एक तरह का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। कब? जब आपका सॉल्यूशन कितना होगा? 1 मोलल होगा। व्हेन मोलैलिटी, सॉरी मोलैरिटी लिखा है बेटा मैंने, यहाँ पे क्या आएगा? मोलैलिटी। व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। यूनिटी का क्या मतलब है? 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? मोलैलिटी, मोलैलिटी। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपका के एफ क्या होता है बेटा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? ये भी एक टाइप का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। कब? जब आपकी मोलैलिटी कितनी होगी? 1 मोलल होगा। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या बोले कि जैसे के बी सॉल्वेंट पे डिपेंड होता था, तो के एफ भी जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ये सॉल्यूट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब दूसरी बात हम करते हैं बेटा इसकी यूनिट के बारे में। यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा के एफ की। अगर देखो हमको यूनिट निकालनी है केएफ की, तो केएफ की यूनिट कैसे निकलेगी भाई? वो निकलेगी डेल्टा टीएफ डिवाइड बाय उसकी मोलैलिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे अगर केएफ की यूनिट हमको निकालनी है तो क्या आएगा? डेल्टा टीएफ डिवाइड बाय मोलैलिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा मोलैलिटी। अब सुनो, डेल्टा टीएफ कैसे कैसे हो सकता है? डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, और यहाँ पे मोलैलिटी होगी तो मैं क्या करूंगा? मोलैलिटी इनवर्स बोल सकता हूँ, या फिर मैं और क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे केल्विन में भी तो हो सकती है आपकी डेल्टा टीएफ। देखो डेल्टा टीएफ केल्विन में भी हो सकता है, और यहाँ पे मोलैलिटी ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? मोलैलिटी इनवर्स। ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब चेक करेंगे बेटा डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मोलैलिटी क्या होता है बेटा? मोलैलिटी, मोलैलिटी हमारे पास जो होता है वो क्या होता है भाई? मास, सॉरी, मोलैलिटी हमारे पास क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मोल से, और मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? केजी से। तो मोलैलिटी की यूनिट मेरे पास क्या आ जाती है? मोलैलिटी की यूनिट हो जाती है मोल, मोल केजी इनवर्स। तो ये बात समझ में आ गई। तो जब ये मोलैलिटी इनवर्स में पुट होगी तो मोल क्या बन जाएगा? मोल इनवर्स हो जाएगा और केजी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जो दूसरी यूनिट है हमारे पास मोलैलिटी की पुट करेंगे, तो मोलैलिटी की क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा केजी मोल इनवर्स। ये बात समझ में आ गई। या फिर बेटा केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट आई होप आपको समझ में आई होगी। अब देखो बेटा
यहाँ पे मैंने कुछ डाटा मेंशन किया है। डाटा मेंशन करने का मेरा जो रीजन था बेटा वो क्या था, देखो अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, आपको दो तीन चीजों से ध्यान रखना है, एक वाटर का, इथाइल अल्कोहल का और एक कैम्फर का आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आगे मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। देखो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और उसकी केएफ की वैल्यू कितनी होती है, 1.86। ये वाटर के लिए आपको चीजें याद रखनी है, आपको केबी भी याद रखना है वाटर के लिए और केएफ भी याद रखना है। तो वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। और उसका केएफ की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो होती है 1.86। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इथाइल अल्कोहल की बात करता हूं मैं, इथाइल अल्कोहल की, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम होता है बेटा, माइनस का 114.6, इतना कम हो जाता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। और बेटा जो इसका ये जो केएफ की वैल्यू होती है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो होता है 1.99 के करीब। अब अगर मैं कैम्फर की बात करता हूँ, कैम्फर की केएफ की वैल्यू काफी ज्यादा होती है बेटा। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 179। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो केएफ की वैल्यू है वो कितनी है, 39.70, मतलब 40 के करीब है। अब इसका क्या मतलब होता है बेटा, उसको समझना स्टार्ट करते हैं। कैम्फर की इतनी वैल्यू का क्या मतलब होता है, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं के एफ ऑफ कैम्फर की बात करूं तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, के एफ और कैम्फर का क्या मतलब है। देखो अगर मैं डेल्टा टी एफ की बात करता हूं, डेल्टा टी एफ मेरे पास कितना था बेटा, यहाँ पे था के एफ इंटू मोलैलिटी था। और बेटा जब मोलैलिटी मेरे पास क्या था, 1 था, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ के बराबर। उसका क्या मतलब है, सुनना। देखो कैम्फर जब आप डालोगे और उसकी मोलैलिटी कितनी होगी, 1 मोलर। 1 मोलर का क्या मतलब है, मोलैलिटी का क्या मतलब है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया, 1 kg। और मोल मैंने कितना लिया, 1 मोल। तो बेटा सुनना बात को ध्यान से, जब बेटा 1 मोल सॉल्यूट होगा और 1 kg सॉल्वेंट में डलेगा, तो उस टाइम पे मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, 1 मोलर। और कैम्फर का केएफ जो है वो 39.70। उसका क्या मतलब है कि अगर आपने कैम्फर कभी डाला तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितने तक का डिफरेंस ला सकता है, 40 तक का डिफरेंस ला सकता है। मतलब कि अगर आपने कभी पानी में, पानी आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री था, अगर उसमें कभी कैम्फर को ऐड किया, कैम्फर को ऐड किया, तो आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -40 तक जा सकता है। इस चीज का ये मतलब है, इस चीज का ये मतलब है कि अगर मोलैरिटी, मोलैरिटी का क्या मतलब है, 1 किलो का, 1 किलो का आपने क्या डाला बेटा, 1 किलो का आपने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है। और ऊपर से कैम्फर कितना ऐड कर दिया बेटा, 1 मोल आपने कैम्फर ऐड किया है। तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, केएफ की वैल्यू कितनी है बेटा, 39.70, या फिर मैं 40 भी मान सकता हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ का क्या मतलब है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट पानी का जो 0 डिग्री हुआ करता था, तो वो -40 तक जा सकता है। इतना ज्यादा ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ला सकता है। तो कैम्फर के इतना ज्यादा वैल्यू का ये मतलब होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, क्योंकि ये काफी बार जेई मेंस में, नीट में ये पूछा जाता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो दो चीजें आपको दी होती है और तीसरी चीज आपको निकालनी होती है इसमें। तो ये क्या बोलता है, तो सुनना, रिलेशन बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में क्या होता है। सिंस द कंसंट्रेशन इज सेम, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, एक कोई लिक्विड है उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक करें और एक कोई लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करें, अगर दोनों की मोलैलिटी सेम है तो उनके बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा के एफ इंटू मोलैलिटी। सिमिलरली बेटा टीबी भी क्या होगा, केबी इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी अगर सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, तो मोलैलिटी कट जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई डेल्टा टी बी इज इक्वल टू यहाँ पे के एफ डिवाइड बाई के बी। ये बात समझ में आ गई। अब देखो डेल्टा टी एफ हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये होगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ डिवाइड बाय, और टीबी क्या होता है बेटा, ये होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। और ये मेरे पास होगा फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये वाली चीज जो है ये हमारी आगे काफी काम आएगी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के बाद अब हमारे पास टाइम आता है कि हम उसके बेस पे कुछ एक न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हमने लिया है वो है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.9। देखो अगर कोई बच्चा नीट की, जेई की या बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है तो आप प्लीज एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमने क्या लिया है, देखो हम इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, वाटर है। कितना है बेटा, 600 ग्राम मेरे पास क्या है, वाटर है। अब इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ बेटा, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो मेरे पास क्या होगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, मेरे पास है 45 ग्राम सॉल्यूट है। और मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा, 600 ग्राम। तो मेरे पास कितना आ गया, 600 ग्राम मेरे पास ये आ गया। अब देखते हैं जरा आगे क्या बोल रहा है ये। अब बोल रहा है कैलकुलेट द
सबसे पहले क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट कौन डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डेल्टा टी एफ निकालना है। और बेटा उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है के एफ इंटू क्या आएगा बेटा, मोलैलिटी आएगा। अब देखो आप अगर यहाँ पे ध्यान से चेक करो, आपके पास वाटर एज ए सॉल्वेंट है और इसका के एफ की वैल्यू नहीं दी है, तभी तो मैं बोलता हूँ आपको के एफ वाटर के लिए तो याद रखना है आपको। तो यहाँ पे मोलैलिटी है तो सुनना, इसका के एफ वाटर के लिए कितना होता है बेटा, फॉर वाटर के एफ की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1.86 क्या होता है बेटा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। बेटा इसकी यूनिट काफी पेपर्स में आ जाती है तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं जरा, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे के एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.86 मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। क्या होता है भाई, मोलैलिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू यहाँ पे आ जाएगा 1000 और यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो अगर आपने मोलैलिटी को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस कंडीशन में पहुंच जाओगे कि आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.86 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा, वो है 45 ग्राम। तो मेरे पास क्या चल जाएगा 45 ग्राम। लेकिन हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाला, अभी निकालते हैं उसको, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 600, तो यहाँ पे आ जाएगा 600। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहूं तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा, देखो हम क्या करेंगे, अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको C2H6 और O2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का कितना होता है भाई 12 होता है, अच्छा 6 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, और बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 62 के करीब। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट हो जाएगी 62। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू आपके पास आने वाली है, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो डेल्टा टी एफ आएगा वो आएगा 2.2 केल्विन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा 2.2 केल्विन आने वाला है। तो ये आपके पास क्या था डेल्टा टी एफ। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है बेटा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उसका क्या मतलब है, देखो दूसरी चीज जो आपको निकालनी है, देखो हमारे पास क्या होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है, टी एफ होता है। ये बोल रहा है कि जब आपने 600 ग्राम पानी के अंदर 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल दिया तो उससे बेटा जो फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका पहले 0 डिग्री हुआ करता था, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ है, -1 -2 -3 -4 कितना कम हो गया है। तो हमको वो चेक करना है बेटा। तो अगर मैं डेल्टा टी एफ की बात करता हूँ तो डेल्टा टी एफ हमारे पास टी नॉट एफ वाटर के लिए कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एफ। अब ये तो हमको निकालना है, तो हमको ये निकालना है टी एफ निकालना है, और डेल्टा टी एफ हमने अभी निकाला था। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास था 2.2 केल्विन, 2.2 केल्विन था। तो इसकी भी वैल्यू जो है मैं केल्विन में ही पुट कर देता हूँ, 273 केल्विन, 273 केल्विन में मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि जब आपकी वैल्यू केल्विन में पुट होगी तो आपको केल्विन में ही पुट करनी है। तो 2.2 केल्विन है, तो ये वाला इस साइड जाएगा और ये वाला इस साइड जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, टी एफ इज इक्वल टू 273 माइनस 2.2, तो यहाँ पे 2.2, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 270.95 केल्विन के करीब आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा टीएफ। टीएफ का क्या मतलब है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास जो सॉल्वेंट 273 केल्विन पे फ्रीज करता था, अब वो उससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो है एग्जाम्पल नंबर 1.10 जो कि एनसीईआरटी का है। अब देखो इसको आप खुद ट्राई करेंगे और फिर जो मैं करूंगा उसको आप उससे मैच करेंगे, अपना आंसर मैच करेंगे। तो आई होप आपने ये ट्राई कर लिया होगा। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो आपके पास क्या है, एक कंटेनर है उसमें 50 ग्राम बेंजीन है। तो मेरे पास इस कंटेनर में कितना है बेटा, 50 ग्राम क्या है बेटा, बेंजीन है। ये मेरे पास बेंजीन है। अब इसके अंदर क्या डाला है आपने, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो उसमें क्या डाला है, 1 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया है। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट लिख लेते हैं पहले। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास है 50 ग्राम, और बेटा मास ऑफ सॉल्यूट मेरे पास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट मेरे पास है 1 ग्राम है। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय दिस। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बोल रहा है। मतलब डेल्टा टीएफ आपको कितना दे दिया है, 0.40 केल्विन, 40 केल्विन हमको ये दे दिया है। देखो ये आपको पहचानना है बेटा, इसकी लैंग्वेज आपको पहचाननी है। तो ये क्या बोल रहा है, ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय दिस। तो ये बोल रहा है कि जो बेंजीन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता था, उससे आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो इतना कम हो चुका है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 0.40 ये हो गया। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब आपको केएफ भी दे दिया, आपको केएफ कितना दे दिया
आपको जो के एफ की वैल्यू है वो है 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना आपने, देखो सॉल्वेंट अगर चेंज हुआ तो उसका वेपर उसका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी चेंज हुआ। और दूसरी बात आपको क्या नोटिस करनी है, देखो वाटर का पीछे नहीं दिया था लेकिन आपको यहाँ पे बेंजीन का दे दिया, तो उसका क्या मतलब है, आपको वाटर का के एफ की वैल्यू और बेटा उसकी के बी की वैल्यू दोनों ही याद रखनी है। तो ये बात समझ में आ गई। आपको क्या बोला, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, हमें डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला पुट करना है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है बेटा, ये मॉलिक्यूलर मास निकालना है और ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, यहाँ पे के एफ की वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 5.12 डिवाइड बाय, अब देखो इसके नीचे क्या चला जाएगा, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ की कितनी वैल्यू बेटा, 0.401। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉल्यूट का मास कितना है, वो है 1 ग्राम। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, 1 ग्राम। और ये मेरे पास क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास, वो तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, इसकी बदले ही तो ये है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो मेरे पास वेट ऑफ बी कितना है बेटा, वेट ऑफ बी मेरे पास 1 ग्राम है, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा मेरे पास, वो मेरे पास है 50 ग्राम। 50 ग्राम है, और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप बेटा इस पूरी वैल्यू को, जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास एक आंसर आएगा, दैट इज योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी कितना आ जाएगा, 256 ग्राम पर मोल। ये आपके पास क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास है वो सीबीएसई टर्म वन का 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास आया था वो क्या था, ये बोल रहा था इन द फॉलोइंग डायग्राम एक्स रिप्रेजेंट, ये जो एक्स है बेटा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अगर आप ऊपर वाला देखो, वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ये पक्का क्या होगा, ये सॉल्वेंट होगा। और सॉल्वेंट का यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है बेटा उसको क्या बोला होगा, यहाँ पे आपने बोला होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। तो इस पॉइंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं टी नॉट एफ से रिप्रेजेंट करूंगा। अब ये जो मेरे पास वेपर प्रेशर डिक्रीज किया, तो ये मेरे पास पक्का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा। तो ये जब आगे जाएगा किसी पॉइंट पे कट करेगा और वहां पे सॉलिड भी होगा, तो इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट तो है लेकिन किसका है बेटा, ये है ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरे पास सॉल्यूशन का है क्योंकि इसका वेपर प्रेशर भी कम है, तो ये काफी आगे जाके आपका सॉलिड और लिक्विड में क्या बनाएगा, वेपर प्रेशर बनाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मेरे पास सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी नहीं है क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मेरे पास ये है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट तो है ही नहीं। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हाँ सर ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपका ऑप्शन नंबर 4 था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको भी आप रीड करेंगे और पहले करना इसको ट्राई करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि मैंने क्या किया है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये बोलता है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आपके पास क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है मतलब पानी है, और ऊपर से क्या डाला है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है। फ्रीज एट माइनस का 0.93। तो ये आपके पास क्या दे दिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास क्या दिया है, टी एफ दिया है। टी एफ कितना दिया बेटा, माइनस का 0.93 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना आपको देके रखा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द केबी एंड के एफ फॉर वाटर। अच्छा अब केबी कितना है वाटर का, वो आपके पास है 0.52, और के एफ ऑफ वाटर ये आपको पता भी होना चाहिए कितना होता है बेटा, 1.86 होता है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा अब फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, उसकी केबी और के एफ की वैल्यू दी है, और आपको क्या पूछ रहा है, वो टीबी के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने बताया था। देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एफ डिवाइड बाय के बी, क्योंकि कंसंट्रेशन तो सेम है। तो मैंने यहाँ पे बोला था ना कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जब कंसंट्रेशन सेम होगी तो मोलैलिटी सेम होगी, वो कट जाएगा। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आया था लगभग। तो अब मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू भी इसकी वैल्यू भी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको पहले मैं खोल देता हूँ। कैसे खोलेंगे इसको, देखो डेल्टा टी एफ कितना होता है बेटा, यहाँ पे होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ डिवाइड बाय, इसको क्या लिखेंगे, टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू, यहाँ पे के एफ की कितनी वैल्यू, 1.86, 1.86 डिवाइड बाय 0.52, आप इसको 0.50 या फिर 1/2 भी कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो टी नॉट एफ और टी नॉट बी तो आपको पता है। तो टी नॉट एफ कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री, माइनस का यहाँ पे कितना आ जाए, टी एफ। अच्छा टी एफ आपको देके रखे कितना, 0. माइनस का 0.93, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा,
यहाँ पे माइनस के साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का 0.93, और यहाँ पे कितना आ जाएगा। अच्छा टीबी कितना होता है, टीबी तो हमको निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना है। दूसरा हमारे पास क्या है, वो आपका फ्रीज, आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा वाटर का, तो वो आपके पास होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात समझ में आ गई। अब आपके पास कितना आ जाएगा, 1.86 डिवाइड बाय 0.52। तो यहाँ पे जो आंसर आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा भाई, 0.93, 0.93 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, टीबी माइनस 100। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको डेल्टा टीबी लिख लेते हैं, सिंपल सा। इसको पहले हम क्या लिख लेते हैं, डेल्टा टीबी लिख लेते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 1.86 डिवाइड बाय 0.52। तो जब आप यहाँ पे डेल्टा टीबी की निकालने की कोशिश करेंगे, तो डेल्टा टीबी जो हमारे पास आने वाला है वो हमारे पास, देखो इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो ये जब पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप जब यहाँ पे डेल्टा टीबी निकालेंगे तो डेल्टा टीबी ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चलेगा, ये ऊपर चल जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 0.93 मल्टीप्लाई बाय 0.52 और डिवाइड बाय 1.86। सिंपल सा मैथ है बेटा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.26 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन अभी हमको क्या निकालना है बेटा, हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकालना, हमको निकालना है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो हमको क्या निकालना है बेटा, टीबी निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आएगा, टी बी माइनस टी नॉट बी। तो ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है 0.26 है, इक्वल टू टीबी का क्या मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हमको निकालना है, माइनस ये कितना है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये उस साइड जाके प्लस बन जाएगा। तो टीबी मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 प्लस 0.25। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.26। तो यहाँ पे आ जाएगा 100.26। तो ये मेरे पास क्या होगा, इतना जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा जब आप ये वाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल बोर्ड्स में ये आपको जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर जाते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास जो है वो है इन मेकिंग एंटी फ्रीजिंग या फिर कूलेंट कंपाउंड। अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास मान लो गाड़ी है और आपका मन कर गया कि हम लेह लद्दाख जाएंगे। तो लेह लद्दाख में जो है वो टेम्परेचर कितना है, मान लेते हैं या तो 0 डिग्री है या -1 है या फिर -2 है, इतना आपका टेम्परेचर, क्योंकि काफी ठंडी है। अब आपके गाड़ी के अंदर रेडिएटर होता है, और उस रेडिएटर के अंदर क्या होता है, वाटर होते हैं। तो यहाँ पे वाटर है, तो इस गाड़ी का तो, क्योंकि बाहर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो कितना है बेटा, 0 डिग्री या -1 या -2। आपका गाड़ी का जो वाटर है, इस गाड़ी के अंदर रेडिएटर में जो वाटर है वो तो जम जाना चाहिए, तो वो तो फ्रीज कर जाना चाहिए। लेकिन गाड़ी के अंदर जो वाटर है वो फ्रीज नहीं करता है। क्यों, क्योंकि आपने इसके अंदर वाटर के साथ साथ क्या ऐड किया है बेटा, आपने एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड ऐड किया है, जो कि मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल बताता हूं, वो है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये क्या करता है बेटा, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री से भी कम कर देता है। कितना कर देता है, -20 कर देता है, या -30 कर देता है, या फिर -40 कर देता है। अब देखो पानी के अंदर जो एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड आपने डाला है वो इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा कम कर देता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम कर देता है कि जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका -20 से लेकर -40 तक नहीं होता, तब तक आपकी गाड़ी का जो कूलेंट है, तब तक आपकी गाड़ी का जो वाटर है वो आपका फ्रीज नहीं होगा। तो ये एक एप्लीकेशन होती है कि गाड़ी के अंदर जब एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड डालते हैं तो उससे क्या होता है, जितना मर्जी ठंडी हो जाए, आपका जो वाटर होगा गाड़ी के अंदर वो आपका फ्रीज नहीं करेगा, और आपकी गाड़ी जो है वो अच्छे से चलती रहेगी। तो बेटा इसके बारे में क्या लिखा है, तो सुनना बात को, द रनिंग ऑफ कार इन सब जीरो वेदर इवन व्हेन द रेडिएटर इज फुल ऑफ वाटर has been possible due to the fact that depression in freezing point of water take place when appropriate amount of ethylene glycol is dissolved। तो ये बोल रहा है कि जब आपके पानी के अंदर हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐड करते हैं, तो तब आपका 0 डिग्री पे जाके भी आपकी गाड़ी का जो वाटर है, गाड़ी के अंदर जो वाटर है वो फ्रीज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना बेटा, या तो 273 या फिर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आपका ये होता है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर कितना है, -1 डिग्री या -2 डिग्री। लेकिन इसके अंदर जब हम इथाइलिन ग्लाइकॉल कर देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना बन जाता है, -30 से लेकर -40 तक ये पहुंच जाता है। तो ये थी हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन। देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल को जब आप पानी में ऐड करते हो तो वो उसका कूलेंट का भी काम करता है, क्योंकि पानी, देखो अब आपने क्या किया, वही गाड़ी को आपने जयपुर ले गए, जयपुर या राजस्थान ले गए, वहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। मान लेते हैं टेम्परेचर वहां पे कितना था, 50 डिग्री। अब जब गाड़ी चलेगी तो वो 50 डिग्री पे थोड़ी रहेगा, आपके अंदर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 100 डिग्री तक जो है वो एक्सटेंड कर जाता है। अब 100 डिग्री पे क्या होगा, इसके रेडिएटर के अंदर जो वाटर है वो तो क्या करने लग जाएगा, इवेपोरेशन करने लग जाएगा, वो वहां से उड़ जाएगा। तो सारी गाड़ी के अंदर जो वाटर है वो तो इवेपोरेट कर जाएगा। तो यहीं पे काम आता है
है हमारे पास दूसरी बात इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल वाटर के साथ में कूलेंट का तो काम करता है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो कर देता है, लेकिन ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कर देता है। ये वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको भी बढ़ा देता है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 150 से लेकर 200 के करीब चला जाता है, और इतना जो है गाड़ी का टेम्परेचर नहीं जाता है। तो अगली बात क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन वाटर इज ऑल्सो यूजफुल इन समर एज इट रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड एक्ट एज कूलेंट। तो ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे कि नमक होता है, नमक को सड़क में हम क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, जो कि हमारे पास आइस जल्दी से मेल्ट कर जाए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2026 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। तो देखो हमारे पास होता क्या है, अगर मैं सॉलिड की बात करूं, मतलब मैं आइस की बात करता हूं, तो आइस कब बनता है बेटा, पानी का, जब वाटर के मॉलिक्यूल काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो ये बात है। लेकिन जब आप इसके ऊपर कोई भी सॉल्ट डाल देते हैं, जैसे NaCl डालते हैं, तो इनके बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो हमारे पास वाटर के बीच में कौन आ जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाता है। तो ये चेक करो, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों NaCl है, और ये मेरे पास क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सॉल्यूशन है किसका, ये मेरे पास वाटर है और मेरे पास NaCl है। तो ये क्या करता है बेटा, 0 डिग्री पे जाके कभी भी फ्रीज नहीं करता। जैसे आपका आइस जो है वो 0 डिग्री पे क्या बन जाता है, आइस बन जाते हैं, वाटर 0 डिग्री पे आइस बन जाता है। लेकिन अगर वहीं पे आपने नमक छिड़का होगा तो वो 0 डिग्री पे आइस नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इतना ज्यादा क्लोज नहीं आ जाएंगे कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है कि जब आप यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट को और ज्यादा कम कर देती है। तो जो जो वाटर बेटा पहले आपका 0 डिग्री पे फ्रीज कर दिया जा कर हो जाता था, अब अगर आप वाटर के साथ में आप सॉल्ट ऐड कर देंगे तो वो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -20 से लेकर -50 तक चला जाता है। तो बेटा सराउंडिंग का टेम्परेचर -20 से लेकर -50 तो कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो जब तक वो पहुंचेगा नहीं तब तक वो क्या करेगा, फ्रीज नहीं करेगा। तो बस ये इसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है। तो ये क्या बोल रहा है, इन विंटर वेयर स्नो हैविली, जहां पे बेटा काफी ज्यादा स्नो पड़ती है, तो कॉमन सॉल्ट लाइक NaCl या कैल्शियम क्लोराइड इज स्कैटर्ड ऑन द रोड। तो हम क्या करते हैं, सड़क के ऊपर क्या डाल देते हैं बेटा, नमक डाल देते हैं या फिर कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं टू मेल्ट द आइस। इट इज बिकॉज सॉल्ट और आइस का मिक्सचर है वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा जब आप पानी, जो कि बर्फ है बेटा, पानी के साथ में आप कोई भी कैल्शियम क्लोराइड या फिर सॉल्ट ऐड कर देंगे तो वो क्या करेगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री ना रख के -20 से लेकर -50 कर देगा। अब देखो जब जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर, अब देखो जब ठंड है तो कितना होगा, 0 डिग्री होगा या -1 होगा या ज्यादा से ज्यादा -2 ही हो जाएगा ना, -20 से लेकर -50 थोड़ी पहुंचेगा। तो जब तक इतना नहीं पहुंचेगा आपकी जो वाटर है वो कभी भी फ्रीज नहीं होगा। तो जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना नहीं हो जाएगा, -20 से लेकर -50 नहीं हो जाएगा, तब तक वो फ्रीज नहीं करेगा। अगर -1 है, -2 है, तब तक तो ये लिक्विड ही रहेगा। तो ये इसीलिए इसको मेल्ट करने के काम आता है। अगर आपने नमक को डाल दिया है पानी के अंदर तो हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -21 डिग्री तक चला जाएगा। मतलब जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर -21 डिग्री नहीं होता तब तक आपका जो वाटर है वो क्या नहीं करेगा, वो फ्रीज नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आपने पानी के अंदर डाल दिया कैल्शियम क्लोराइड, तब तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -55 डिग्री चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो आपके वाटर को क्लोज नहीं आने देगा, और अगर ये क्लोज नहीं आएंगे तो ये आपका आइस नहीं बनेगा। तो -55 तक जब तक वो नहीं पहुंचेगा बेटा आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर, तब तक आपकी जो वाटर है वो कभी भी आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सुनना, सो लॉन्ग एज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज अबव द टेम्परेचर आइस केप्ट ऑन मेल्टिंग। तो जब तक इसका टेम्परेचर -55 से लेकर -21 तक नहीं चला जाता, आपकी जो आइस है वो मेल्ट ही करती जाएगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि सीबीएसई 2026 में आया था। तो चलिए अब हम अपनी थर्ड एप्लीकेशन को चेक करते हैं। देखो हमें पता है कि कैम्फर की केएफ की वैल्यू क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। कितनी होती है, 39.70, या फिर मैं इसको 40 भी तो मान सकता हूं। तो इसकी इतनी ज्यादा केएफ की वैल्यू से होता क्या है, जो कैम्फर होता है इट इज यूज एज ए सॉल्वेंट इन क्रायोस्कोपी। देखो क्रायोस्कोपी होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो मान लेते हैं मेरे पास सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट मेरे पास क्या है, मान लेते हैं वाटर है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बेटा, 0 डिग्री। तो अगर आपने कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया तो वाटर जो
होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना जा सकता है, -2, -3 या -4 कितना जा सकता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपी। मतलब किसी भी सॉल्वेंट में अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम जो हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपी। मतलब सॉल्यूट के ऐड करने से आप जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर रहे हैं उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपी। तो ये जो कैम्फर होता है वो क्रायोस्कोपी प्रोसेस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये करता क्या बेटा, कैम्फर इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सुनना, अगर मान लो कोई आपके पास सॉल्यूट है, आपको नहीं पता वो क्या है बेटा, सॉल्यूट है, मान लो 50 ग्राम आपके पास क्या है बेटा, कोई सॉल्यूट है। अब आपको ये पता करना है कि ये है क्या, ये इसका मॉलिक्यूलर मास से पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मान लो C6H12 और O6 हुआ तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे 180 मॉलिक्यूलर मास है, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये तो ग्लूकोज है। तो वैसे ही अगर किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सॉल्यूट का अगर हमको मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए तो हम उसका ये बता सकते हैं कि वो है क्या। तो बेटा सुनना, ये हमें कैम्फर की हेल्प से पता चल जाता है। अगर आपके पास कैम्फर जो है वो सॉल्वेंट है, तो अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका आपको नहीं पता, अगर आपने वो डाल दिया तो उसकी हेल्प से आप उसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। देखो बेटा, ये क्या बोलता है, कैम्फर इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सिंस इट्स केएफ वैल्यू इज वेरी हाई। तो बेटा इसकी केएफ वैल्यू क्या होती है, काफी ज्यादा है। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि अगर मान लो 0 डिग्री पे कोई फ्रीज हो रहा है, तो अगर उसके अंदर कैम्फर है तो कैम्फर उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -40 या -39.70 तक कर सकता है। तो इसका ये जो वैल्यू केएफ की वैल्यू यही बताती है कि वो इतना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके टेम्परेचर में। अगर कोई 0 डिग्री पे फ्रीज कर रहा था, अब वो कितने पे जाके फ्रीज करेगा, -39.70 पे। तो इसीलिए इस इतने ज्यादा लार्ज डिफरेंस की वजह से -40 तक ये पहुंचा देता है। इतने ज्यादा लार्ज डिफरेंस की वजह से आप उसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। तो ये जैसे एक सिंपल एप्लीकेशन है जो कि आपको एग्जाम में लिखनी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास जो है टू मेक कुल्फी। देखो बेटा, अब हमारे पास क्या होता है, कुल्फी होती है, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो हमारे पास क्या होता है, कुल्फी। कुल्फी का ये जो जार होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, ये जो कोन होते हैं इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, कुल्फी होती है। तो कुल्फी के अंदर क्या होता है बेटा, मेरे पास यहाँ पे वाटर होता है और यहाँ पे मान लेते हैं रबड़ी, ठीक है, रबड़ी हम मान लेते हैं। अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का जो है बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो अगर ये सिंपल वाटर होता तो वाटर को फ्रीज करना होता तो 0 डिग्री काफी था, लेकिन इसके अंदर रबड़ी भी है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, तो अब ये 0 डिग्री पे जाके फ्रीज नहीं होगा। तो ये कितने पे जाके होगा, मान लेते हैं -5 या फिर -5 से लेकर -7 तक ये क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। अब बेटा, अब हम इसमें अगर आइस डालते हैं, सिंपल आइस डालते हैं, तो आइस तो कितना पहुंचा सकता है, सिर्फ 0 डिग्री तक। तो उतने डिग्री पे अगर मैं आइस सिंपल डालूंगा तो उतने डिग्री पे आपका जो ये जो वाटर और रबड़ी या फिर जो मुझे आइसक्रीम बनानी है वो मेल्ट नहीं करेगी, क्योंकि मुझे तो टेम्परेचर कितना चाहिए, नेगेटिव में चाहिए टेम्परेचर। तो नेगेटिव को पहुंचाने के लिए आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे आइस के जब जो इसका ये जो खांचा होता है इसके अंदर क्या करते हैं हम, वाटर के साथ में या आइस के साथ में हम क्या डाल के रखते हैं, नमक डालते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, आइस के साथ में जब हम नमक डालते हैं तो इससे क्या होता है, जो आइस होता है, वाटर जो होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी ज्यादा कम हो जाता है और वो कितना चले जाता है, -15 डिग्री तक चला जाता है, -15। तो यहाँ पे जो आइस और सॉल्ट है, तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे आइस है और सॉल्ट है, तो इनका जो टेम्परेचर है वो कितना है बेटा, -15 डिग्री। तो आपकी जो कुल्फी है वो कितने पे फ्रीज कर जाएगी, वो -5 से लेकर -7 पे फ्रीज कर जाएगी। तो इससे ज्यादा कम टेम्परेचर किसका है बेटा, आइस और सॉल्ट का। तो इसकी वजह से जो है आपका जो कुल्फी है वो क्या कर जाती है, फ्रीज कर जाती है। तो सुनना, टू मेकिंग कुल्फी वी यूज सॉल्ट एंड आइस। तो कुल्फी बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, सॉल्ट और आइस, सो एज टू डिक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि अगर मैं सिंपल वाटर या फिर आइस ले लेता हूं तो आइस का तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, लेकिन हमको उससे भी नीचे पहुंचाना होता है। तो हमको 0 डिग्री से लेकर या तो -10 या फिर -15 पहुंचा देता है, कौन, आइस प्लस सॉल्ट। तो ये हमारे पास जो थी वो 4 एप्लीकेशन थी और चारों की चारों आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।